गुड मॉर्निंग साथियों। दिसंबर 3rd और 4th वीक का करंट अफेयर और उससे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपके सामने है और इससे संबंधित सभी क्वेश्चन भी हम लेके आए हैं। मेरा विशेष अनुरोध होगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस बार 2024 में भर्ती है, उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनने वाले हैं। अतः मेरा विशेष आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, बार बार देखें और इसके बाद इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप पूरा देखिए साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर 3rd और 4th वीक का करंट। तो चलिए देखते हैं इस वीक का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट। तो इंडियन एयरफोर्स ने एक मिसाइल डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है जिसका नाम है समर, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द अश्योर्ड रिटेलाइजेशन, इसका पूरा नाम होगा। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला है कि यह विकसित भारत में किया गया है, यह स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है। और इसका जो परीक्षण था वो एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट होगा यहाँ पे, क्वेश्चन होगा इससे बेसिस। और ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो कि एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड की 7 BRD यूनिट ने इसका इस सिस्टम को डेवलप किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे हैं, तो इसे आपको नोट करने हैं और इससे बेस्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। और चलिए इस वीक का अगला जो टॉपिक देखते हैं वो है, प्रधानमंत्री जी ने किया है काशी तमिल संगम 2.0 का उद्घाटन। और इसमें आपको पता ही होगा कि ये जो है कन्याकुमारी, काशी से कन्याकुमारी एक्सप्रेस को इन्होंने रवाना किया था उसमें, उसी दौरान। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे आता है, यह शिक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार के संस्कृति तथा यूपी गवर्नमेंट के हेल्प से ये आयोजित किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और तीसरा इसी से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है कि पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था जो आज दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में तेनकाशी के नाम से जाना जाता है। और विश्वनाथ मंदिर जो है ये वहां पर केरला के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, इसी से इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक्स हैं। इससे पहले ये दूसरा था, इससे पहले जो है कब हुआ था देखते हैं। मोदी जी ने किया था इसको नवंबर 2022 में, वाराणसी में ही किया था इसको। और ये 1 महीने तक चला था जो कि 16 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट डेट से। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ये उद्देश्य था, वो था कि तमिल संस्कृति और काशी के बीच जो पुरानी सदियों जो पहले जो रिलेशन रहे हैं वहाँ पे, हमारे कल्चरल हैं या लिटरेचर से रिलेटेड थे, तो उनको हमें और मजबूत करना था। और इस पे काम किया है भारतीय भाषा समिति, तमिल संस्कृति और काशी के बीच जो सदियों से मौजूद जो हमारे रिलेशन थे उनको और इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चलिए फटाफट देखते हैं इस वीक का जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है, नोटेबल पॉइंट है, उसको देखते हैं। और वो है कि मिस्र के चुनाव, इजिप्ट में जो इलेक्शन हुए थे, और इसमें जो है तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अल सीसी, फतह अल सीसी। और राष्ट्रपति बनने से पहले वे वहाँ के सेना प्रमुख थे। उन्होंने जुलाई 2013 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से उन्होंने हटाया था 2013 में। तो पहली बार वो 2013 में आए थे और उसके बाद 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि थे इसके राष्ट्रपति। तो ये हमारे इस बार मुख्य चीफ गेस्ट भी थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये हमारे लिए, इसीलिए हमने इसको ऐसे बेसिस जो क्वेश्चन बने उनको बहुत ध्यान से बनाया है। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि 3 जुलाई 2013 को जनरल सीसी ने अपने एक टेलीविजन भाषण में घोषणा की कि राष्ट्रपति मोर्सी को पद से हटा दिया गया है और संविधान को भी उन्होंने निलंबित कर दिया था। चलिए, और अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है इसी वीक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक है अंगोला। तो तो ओपेक जो है वो अंगोला से उन्होंने हटने की घोषणा की है। तो देखते हैं अंगोला में कब शामिल हुए थे ये, अंगोला ओपेक में कब शामिल हुए थे, ये 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया था। और जैसे कि आपको पता होगा कि ओपेक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक में कौन कौन सी कंट्री होती हैं देखिए,
इसमें सऊदी अरब है, कुवैत, वेनेजुला, ईरान और इराक ने ओपेक को बनाया था। और इसकी जो स्थापना थी 1960 में बगदाद के सम्मेलन में हुई थी, 1960 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट आपको याद रखनी है और नोट करना है इस डेट को। और 1960 के बाद 1 सितंबर 1965 को इसे ऑस्ट्रिया के वियना में वहां पर यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, ओपेक को। और ये अगला जो टॉपिक है इस वीक का हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है 1867, जो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा जो कानून था, उसको निरस्त कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इसकी जगह तो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 2023 का, उसको रिप्लेस किया है। और इस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। और इससे बेसिस जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जो टॉपिक है वो है कि यह विधेयक जो है अगस्त 2023 राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि कब ये राज्यसभा ने पारित किया था, ये डेट आपको याद रखनी है। और अगला टॉपिक है, यह विधेयक पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है। और इसके लिए प्रोटोकॉल ये सेट करता है, रूल रेगुलेशन सेट करता है कि जिस तरह से जो मैगजीन्स हैं, जो आप जनरल प्रेस से जो होते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनके लिए रूल रेगुलेशन ये डिसाइड करेगा। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन कर सकता है, उसे रद्द करना है। और उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि इस पे न्यूनतम 30 या 180 दिनों तक इसकी निलंबन किया जा सकता है। उसका अधिकार जो है हमारे इस एक्ट से उनको मिल जाता है, सरकार के पास। और तो देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता से पूर्व ये क्या कानून था जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से थे। इससे पहले वो था जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग विनियम 1823 को बिना लाइसेंस के प्रेस शुरू करने या संचालित करने के लिए दंड का प्रावधान था। और मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों या भारतीयों के नेतृत्व वाले जो समाचार पत्र हैं, तो उनको उन्होंने टारगेट किया था। आप लोगों ने जैसे कि हिस्ट्री में देखा होगा कि हमारे राजा राम मोहन राय जो थे का मिराल उल अकबर जो उन्होंने लिखा था, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिराल उल अकबर जो राजा राम मोहन राय का समाचार, तो उसको उन्होंने बंद कर लिया था इस लॉ के बेसिस पे। और अगस्त प्रेस अधिनियम 1835, मेडकॉप अधिनियम, ये अध्यादेश को निरस्त किया कर दिया गया था, जिसे भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता भी कह गए थे। तो ये 1835 को जो मेडकॉप अधिनियम है, ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की उपाधि मिली थी। तो ये सारे क्वेश्चन इस अध्यादेश से, इस अधिनियम से रिलेटेड है। और जो पहले अभी हमारे स्वतंत्रता पूर्व जो तो इस कानून था जो बना था, और उसमें जो अपडेशन हुआ है, जो वो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, विशेष तौर से जो आने वाले। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कि WHO ने R21 मैट्रिक्स एंड मलेरिया वैक्सीन को जो है टीकों की सूची में जोड़ लिया। एक नई वैक्सीन को WHO ने ऐड किया है जो मलेरिया वैक्सीन के लिए है। और इसका पूरा नाम है आपके सामने, ये जो दिख रहा है, ये RTS S/AS01। और जिसका नाम है मॉस्करेकिस, जो अफ्रीका में सबसे परिचित मलेरिया की एक वैक्सीन है। और इसे 1987 में ब्रिटिश दवा ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा डेवलप किया गया था, बनाया गया था। और एक इससे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और आ जाता है। सर डोनाल्ड रास ने 1897 में खोजा था मनुष्य में मलेरिया मादा पैदा फैलाता है, मादा मच्छर जो होती है वो फैलता है, उसका नाम है, जैसे कि एनोफ्लीजा मच्छर के काटने से फैलता है। और अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण दिवस या दिन। और इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, 1 नंबर आपके लिए ये कंफर्म हो जाता है। तो इस डेट को आप याद रखिए और रिकॉल करते रहिए बार बार। तो देखते हैं इस वीक में 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। 18 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को, जो कि हमारे
5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। डेट आपको याद रखनी है 23 दिसंबर। 24 दिसंबर हमारा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कंज्यूमर डे, हमारा 24 को नेशनल का है। और 25 दिसंबर को है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम ये मनाते हैं 25 दिसंबर को हर माह। और ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट है 26 दिसंबर, जो वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र थे, उनके साहस के सम्मान में हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे डेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। और चलिए अब देखते हैं, अगला है इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके वीक की जो इवेंट है, जो घटनाएं इस वीक की इकोनॉमिक्स से संबंधित घटनाएं हैं, वो यहाँ पर देखते हैं। तो जो हमारा सेबी है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जो है हमारा, ने कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रमोद अग्रवाल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हमारे। एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ये। नाम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो एम्पॉयमेंट हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में। तो देखते हैं कि ये बॉम्बे एक्सचेंज के बारे में और हम जानने की कोशिश करते हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, और आते भी हैं। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी, और प्रेमचंद रायचंद ने इसकी स्थापना की थी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में। तो जो जब इन्होंने शुरू किया था तो इसका नाम रखा था नेटिव स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स एसोसिएशन। और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है प्रेमचंद रायचंद जी ने इसको शुरू किया था 1875 में। दूसरे अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं इस वीक में। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति हुई है, कोटक बैंक के जो अध्यक्ष हैं। और जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, नीना सिंह जो है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली जो फर्स्ट विमेन से महिला DG बनी है, महानिदेशक बनी है। ये नीना सिंह है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है नीना सिंह जी, तो इनको आपको याद रखना है। तो नीना सिंह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे आ सकते हैं कि CRPF की पहली महिला जो DG बनी है, डायरेक्टर जनरल, वो है नीना सिंह। तो बहुत। और अब देखते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक्स से बेस है क्वेश्चन है, वो है हमारे रेवेन्यू डेफिशिएट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राजकोषीय घाटे के जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो हमारा अनुमान है, हमने जो अनुमान रखा है 5.9 का अनुमान रखा है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि कितना फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में कितना रखा गया, तो 5.9 जो है ये रहने का अनुमान है। और जो रेवेन्यू डेफिशिएट है, सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का डिफरेंस को कहते हैं। तो राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिशिएट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। तो जहां पर देखिए कुल व्यय, टोटल एक्सपेंस, और जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के बीच जो डिफरेंस है उसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, 22-23 में कितना था ये हमारा 2000 फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में। तो ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% था, जबकि हमने इसका जो अनुमान किया था, जो हमने इसको 6.71 हमने रखा था। और हमारा अगला टॉपिक देखते हैं कि अगर उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति, मुद्रा का अवमूल्यन और ऋण बोझ में वृद्धि हो सकती है। तो अगर हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएट अगर उच्च होता है, तो उसमें ये चीजें, मुद्रा का अवमूल्यन, आपके ऋण जो है वो उसका बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारा जो निम्न है, लो है, यानी तो जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट अगर लो है, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। ये चीजें हमें समझनी है इकोनॉमिक्स में, और काफी बेसिक चीजें हैं जो, बट इससे बेस कभी कंफ्यूजन क्वेश्चन आ सकते हैं। विशेष तौर से मैं कहूंगा कि इस बार का राजस्व घाटा और 2023 और 24 का कितना था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं, ये इकोनॉमिक्स से बेस है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। भारत इस्पात में एक वैश्विक ताकत
बन रही है वो चीन के बाद इस्पात जो उत्पादक है उसमें दूसरा देश बन गया है इस्पात में। और हमारे इस्पात के लिए जो राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो है उड़ीसा, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्पात उत्पादक राज्यों में उड़ीसा टॉप पे है हमारे। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में तैयार की थी और 2023 में भारत में इस्पात का कुल उत्पादन जो है जो रॉस था वो 125.32 125.32 मिलियन टन जो हमारा उत्पाद हुआ था 2023 में। तो यहाँ पर जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि 2017 में जो सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई थी और 2023 में जो कुल उत्पादन है वो अभी तक 125.32 मिलियन टन है। और चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इस वीक का। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया, अयोध्या धाम हो गया। अयोध्या आजकल हम सब काफी हाईलाइटेड है, काफी सुर्खियों में है अयोध्या। तो उससे बेस्ड क्वेश्चन तो आप सबको तैयार रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में स्पेशली मैंने कहा था कि यूपी पुलिस में आने की पूरी इनकी संभावना है। तो इसका नाम है अयोध्या धाम। जो पहले था अयोध्या रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज हो गया है। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में ऐतिहासिक घटना है और ये घटना आप सभी को पता होगी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति बनाने का इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारे नीति है, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये काफी अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और पूरी संभावना यहाँ से रहती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को देखते हैं कि ये स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में तेजी लाना है। तो जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें ग्रीन हाइड्रोजन काफी हाईलाइटेड टॉपिक है आजकल। हरित हाइड्रोजन एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन है जो किसी भी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन होगा, तो इनका उत्सर्जन नहीं होता है इससे। तो जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड काफी जो गैस है उसके लिए हार्मफुल गैस है मीथेन और ये दोनों। तो ये इससे उसका उत्सर्जन नहीं होता है, बहुत यूजफुल है ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो आजकल हमारे को उसको बारे में ज्यादा जानना है और जितना बेहतर हो सके हम उसके लिए एग्जाम के लिए हमें हेल्प करेगा ये टॉपिक। और भारत में जो है लार्सन एंड टर्बो LNT जो है लिमिटेड उसका अपना संयंत्र है जो इसको बनाता है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कोडरनाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है रूस की सहायता से इन्होंने ये टेक्निक्स तमिलनाडु में बना रहे हैं इसको सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र के रूप में। और यहाँ पर देखिए ये 22 हमारे जो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं किस स्टेट में कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो महाराष्ट्र में है इसकी 4 है यूनिट। राजस्थान में है यहाँ पर 6 यूनिट है। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में है 2 यूनिट। कैगा जेनेटिक स्टेशन CGS कर्नाटका में है ये, इसके 4 यूनिट है। कोडरनाकुलम जिसकी हम अभी कह रहे थे जहाँ पे 2 यूनिट है कोडरनाकुलम ऊर्जा स्टेशन में। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूपी में है। और यूपी के इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी वालों के लिए ये क्वेश्चन, 2 यूनिट है यहाँ पे। और यहाँ पर उसके बाद देखिए गुजरात में 2 यूनिट है। तो ये 22 है पूरे ऑल इंडिया वर्तमान भारत में। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि कितने हैं तो आप 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं और किस स्टेट में कितने हैं। तो ये टेबल आपके सामने है, ये टेबल आपको बहुत ध्यान से देखनी है, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और नोट करिए कि किस स्टेट में हमारे कितने ऊर्जा संयंत्र हैं। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो ये होगा अवार्ड से। और इस बार जो हमारे
प्रमुख अवार्ड जो इस वीक में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो देखते हैं इम्पोर्टेंट नाम उसमें पर्सनालिटीज है। पूनम क्षेत्रपाल सिंह को जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल इनको मिला है, पूनम क्षेत्रपाल सिंह। और इससे संबंधित आगे देखते हैं, भूटान के राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने तो 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में इनको सम्मानित किया है। तो अवार्ड का नाम आपको एक बार फिर से मैं कह दूं, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल अवार्ड इनको मिला है, पूनम क्षेत्रपाल। तो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। और ये जो है पुरस्कार इन्होंने 2024 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन जो डब्ल्यूएचओ के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय ये निदेशक बनी है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उनके कार्यकाल में भूटान के समय से खसरा और रूबेला जो एक डिजीज है उनको खत्म करने पर उन्होंने काफी काम किया था। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है पूनम, डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल के बारे में। देखते हैं अगला। अगला टॉपिक है हमारे स्पोर्ट्स से। और जैसे कि हमें पता है, इससे अगले हमने अपने पहले वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ था, 11 दिसंबर को उद्घाटन हुआ था और ये पहला संस्करण था। बट उसके बाद इसका समापन हुआ था, और इसके समापन के बाद देखते हैं कि जो उसके जो पदक तालिका में जो है, मेडल टैली में जो 5 टॉप जो स्टेट है उसमें से सबसे ऊपर है हरियाणा जिसको 40 गोल्ड, यूपी को 25 और तमिलनाडु ने 20 और गुजरात ने 15 और 12 महाराष्ट्र को मिले हैं। तो टोटल जो गोल्ड है हरियाणा को वो 105 मिले हैं। और ये टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं स्टेट वाइज, हरियाणा में आ सकता है कि भाई पैरा गेम्स का जो है उसमें हरियाणा ने कितना लिया, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश ने 62 टोटल मेडल लिए हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टेट वाइज के लिए, स्टेट राज्यों के हिसाब से। और एक और नोटेबल जो इवेंट हुआ था और एक पर्सनालिटी जिसमें आए थे रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया था, वो है प्रणव शर्मा जो हरियाणा से हैं। और इन्होंने क्लब थ्रो में 33.54 मीटर थ्रो किया था, जो एशिया पैरा खेलों के स्पर्धा में प्रणव ने स्वर्ण पदक जीता था इससे पहले 30 पे। तो उन्होंने अपना बेहतर किया था ये रिकॉर्ड इस बार। तो हरियाणा के प्रणव शर्मा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे स्पोर्ट्स के क्विज, स्पोर्ट के करंट अफेयर्स की में। तो ये इस वीक के सभी करंट अफेयर था। और साथियों, अगला जो इसके क्वेश्चन आंसर है, इससे और भी बेहतर क्वेश्चन आंसर का क्विज आप जरूर देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और आपको हम आपकी निश्चित सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।